एवरीवन, वेलकम टू आवर फेस्ट। आज हमारे साथ में कनेक्टेड है हमारी स्टूडेंट मोनिका एंड शी हैज रिसेंटली क्वालिफाइड सीएसआर नेट जेआरएफ इन लाइफ साइंस। सो लेट्स वेलकम हर, लेट्स नो हर जर्नी और देखते हैं कि आप इस जर्नी से क्या क्या सीख सकते हो। सो हाय मोनिका, हाउ आर यू डूइंग? मैम आई एम फाइन। ओके, ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेल मी अबाउट योर रिजल्ट। आपकी क्या रैंक आई है, प्लीज टेल अस। मैम मैंने इस बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। मेरी ऑल इंडिया 109 रैंक है। ओके, सो अब बिग कांग्रेचुलेशंस पहली बात तो, बिकॉज जेआरएफ बहुत कम लोगों को मिलती है एंड आप उनमें से एक हो जिसने जेआरएफ ले लिया है इस बार। सो बिग कांग्रेचुलेशंस। तो पहले तो आप थैंक यू मुझे ये वेरी मच बताओ। मैम। ओके डियर, तो पहले मुझे आप ये बताइए कि क्या आपको ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था कि या फिर आप कुछ बहुत बेहतर एक्सपेक्ट कर रही थी, आपको लगा था कि जेआरएफ भी नहीं हो पाएगी? व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस अबाउट दिस एग्जाम? मैम पहली बात तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मेरा ऐसा कोई रिजल्ट आएगा, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने पहले ही अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल अचीव किया। उसके बाद जब परसेंटाइल 99 आ गया तो मैं श्योर हो गई थी कि मुझे जेआरएफ मिल ही जाएगा। तो फिर उसके बाद रिजल्ट आया, उसमें 109 रैंक थी। तो ये सब मतलब अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल भी। और उसके बाद मैम जो कंटेंट रहते हैं आईएफएस के, वो इस तरह से थे कि सारी चीजें एक ही जगह से पढ़ने के लिए हो गया था, कहीं और से पढ़ना नहीं पड़ा। तो इस वजह से ही कम टाइम में और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा जेआरएफ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये बहुत बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज इतना सारा सिलेबस होता है और अगर आप सब जगह से बहुत सारा पढ़ने की कोशिश करोगे तो शायद आप इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दो। बट यस, हमारे यहाँ पे हम जो हमारे फैकल्टीज है, जो एक्सपर्ट्स है, दे नो कि कहाँ से पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो आपको वैसे पढ़ाया जाता है। एंड ये स्टूडेंट्स ट्रस्ट द फैकल्टीज बिकॉज इतना एक्सपीरियंस है एग्जाम का, तो दे नो कि कितना पढ़ाना है, क्या आप स्किप कर सकते हो, क्या बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तो अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर भी करवाया जाता है। तो अभी कंग्रेचुलेशंस एंड फर्स्ट अटेम्प्ट, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। आई थिंक फैमिली वाले तो बहुत खुश होंगे, फैमिली, फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, क्या रिएक्शन था उनका? यस मैम, सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे और मैंने आपकी प्लेटफॉर्म से पढ़ के गेट भी क्वालिफाई किया है इसी ईयर। उसमें भी मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था और उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे कि सारी चीजें टाइम से हो गई हैं और सब में अच्छी रैंक रही है मेरी। ओके, सो बहुत बढ़िया बात है। आपके मास्टर्स को कंप्लीट किए थे आपने? मैम मैंने 22 में मास्टर्स कंप्लीट किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ओके ओके, ग्रेट। सो यस, बिल्कुल। मैं बच्चों को हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि अगर आपको टारगेट करना है एग्जाम, तो आप पढ़ाई के साथ साथ कर लो तो हो जाएगा। ब्रेक लोगे तो शायद मुश्किल होती है वापस से अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कि बैठ के पढ़ाई करें। बट अगर आप यस तुरंत मैम। प्रिपेयर करने लगते हो तो बहुत आसानी होती है। क्या कहना है आपका इसके बारे में? यस मैम, आप बहुत सही बोल रहे हो, क्योंकि जब आप ब्रेक ले लेते हो तो चीजें उतना फोकस नहीं हो पाती और कंसिस्टेंसी भी वैसा नहीं हो पाता है। पर बिल्कुल। जब अगर पढ़ाई कंटिन्यू रहता है और सही डायरेक्शन रहता है और सही कंटेंट भी मिल जाता है किसी जगह से, तब सारी चीजें सही से हो जाती हैं। ओके, ग्रेट। सो बहुत बढ़िया। सो आपके क्या अभी आगे के प्लान है, कहाँ पे अप्लाई करने की इच्छा है आपकी? मैम आगे तो मैं पीएचडी करना चाहूंगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी प्लेटफॉर्म से पढ़ के मेरा गेट भी क्वालिफाई हुआ है और अब मेरा जेआरएफ भी हुआ है। तो आईआईटीज हो गए और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, वहां पे मैं अप्लाई करना चाहूंगी पीएचडी के लिए। ओके, ग्रेट। और कुछ सोचा है अपने पीएचडी की, भाई किस टॉपिक पे करना है? क्या कोई प्रॉब्लम दिखी अपनी सोसाइटी में कि मुझे इस पे काम करना है, या आप डिस्कस करने को इस बारे में? मैम मैंने कई सारे टॉपिक सोच के रखे हैं। जैसे कुछ चीजें मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ा है और पढ़ाया मुझे इतना बढ़िया गया है आपके यहाँ के टीचर्स से। तो मैंने कई टॉपिक सोच के रखे हैं, जैसे सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हो गए, इन सब चीजों के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम वेरी मच श्योर कि जैसे आपने सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया है, पीएचडी भी आपकी बिल्कुल बहुत झटपट हो जाएगी एंड आपका जो भी यस एम मैम। है, जो भी आपका लॉन्ग टर्म एम है, डेफिनेटली आप फुलफिल कर लोगे। एंड बहुत यस मैम। कम एज में बहुत कुछ अचीव करना मोनिका, ये बहुत बढ़िया बात है। आई थिंक आपके टीचर्स बहुत प्राउड होंगे आपको लेके। क्या रिएक्शन था उनका? यस मैम, बहुत ज्यादा सब लोग प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारी स्टूडेंट इतना आगे बढ़ रही है। तो सब लोगों ने बहुत ज्यादा विश किया, सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे। अभी मैंने आपकी प्लेटफॉर्म से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी तैयारी शुरू की है। आरपीएससी? यस मैम। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। सो मोनिका, प्लीज टेल मी दैट बीइंग अ जूलॉजी स्टूडेंट, आपको क्या लगता है कि सीएसआर की जो 13 यूनिट्स है, उनमें से कौन सा पढ़ना आपके लिए थोड़ा आसान रहा था?
मैम पढ़ाया तो सारी यूनिट अच्छी जाती है, कंटेंट सारे सबके अच्छे रहते हैं, पर जैसे मैं जूलॉजी की स्टूडेंट हूँ तो मेरे मेरे लिए एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ना, सेल बायोलॉजी पढ़ना, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, इकोलॉजी, ये सब पढ़ना मेरे लिए ज्यादा इजी रहा और इंटरेस्टिंग रहा। अच्छा, सो अगर कोई और जूलॉजी के हाँ जी। मैम केसी सर का बायोकेमिस्ट्री भी वो तो मेरा उनकी वजह से फेवरेट हो गया है। आई थिंक बायोकेमिस्ट्री से हम सबको थोड़ा सा डर लगता है, पर जब एक बार आप एक ही से पढ़ लो तो आपको हर एक वर्ड का मतलब समझ में आता है, और उस बेसिस पर आपके जो बाकी के जो 12 यूनिट है वो पूरे सेट हो जाते हैं, बिकॉज आई थिंक बायोकेमिस्ट्री के बिना आप कुछ नहीं पढ़ यस पाओगे। मैम। बिल्कुल, जब तक आपको यस मैम। बायोलॉजी में नहीं हाँ। आएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। यस। यस मैम, केसी सर से बायोकेमिस्ट्री और प्रांशु सर से सेल बायोलॉजी ओके। पढ़ने के बाद सारी चीजें क्लियर लगने लगती है। बिल्कुल, तो आई थिंक आपने बेसिक्स बहुत ही अच्छे फैकल्टीज के साथ में पढ़ा था, तो आई यस थिंक मैम। आपको आगे फिर तो कोई प्रॉब्लम जानी नहीं थी बिल्कुल भी, तो बहुत बढ़िया। मैम आपके आपके यहाँ जो भी फैकल्टीज हैं वो बेसिक से ही शुरू करती हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होता है, और बिल्कुल। उसके बाद सारी चीजें एक ही जगह मिल जाती हैं, तो आपको मल्टीपल रिसोर्सेज पे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर स्टूडेंट जाते हैं मल्टीपल रिसोर्सेज पे फिर वो लास्ट टाइम तक पढ़ते ही रहते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते हैं। एंड आई थिंक कंफ्यूजन भी बढ़ जाता है उसमें फिर कि कौन सही पढ़ा रहा है, यार ये टीचर ने तो ये नहीं पढ़ाया था, तो बहुत दिक्कत होती है। तो हम ये बोलते हैं कि भरोसा रखो अपने फैकल्टीज पे, एक जगह से पढ़ो पर प्रॉपरली पढ़ो फिर वहां से, यस तो मैम। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ग्रेट। और आपको कौन से सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगते थे 13 यूनिट में से? मैम मैं जूलॉजी की स्टूडेंट हूँ तो मैं प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना अवॉइड करती थी, और मुझे डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी टफ लगता था, बहुत सारे जीन्स प्रोटीन्स ये सब। हाँ। तो आपने फिर पढ़ा था उसे या फिर आपने स्किप किया था कुछ पार्ट? मैम मैंने प्लांट फिजियोलॉजी स्किप कर दिया था पढ़ना। ओके। उसकी जगह पे मैंने एनिमल फिजियोलॉजी कम्प्लीटली पढ़ा था, प्रांशु सर ने उसे काफी बढ़िया तरीके से पढ़ाया था। ओके, एंड व्हाट अबाउट द अदर पेपर्स, जैसे टेक्निक्स है, मेथड्स है, आई थिंक वो जूलॉजी के बच्चे थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, तो आपने हाँ भी मैम कम पढ़ते हैं, पर केसी सर ने टेक्निक्स पढ़ाई थी, उन्होंने काफी बढ़िया पढ़ाया था, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं फील हुआ। हाँ, क्योंकि आई थिंक आपको पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस उतना ही समझना चाहिए इतने आपके क्वेश्चंस बन सके। बिल्कुल। सो बहुत अच्छा, बिकॉज मैंने जिन स्टूडेंट से बात की थी कुछ लोगों का था कि मैम हमें वो डिफिकल्ट जाता, तो हमने थोड़ा छोड़ दिया था मेथड्स टेक्निक्स वाला पार्ट, बट आई थिंक आपने किया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, एक और चीज, बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हम बोलते तो हैं कि आपको 200 में से कम यू हैव टू स्कोर 120 130 मार्क्स टू गेट JRF, और ये बात सही भी है, आपको उतने मार्क्स ही लाने होते हैं, उससे ज्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाएगा कभी भी। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि आपको पूरे 13 यूनिट पढ़ने हैं, या फिर आप बिलीव करते हैं कि कम से कम 7-8 यूनिट कर लो तो हो जाएगा? सो व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी अबाउट दैट? नहीं मैम, मैंने पूरी 13 यूनिट नहीं पढ़ी थी, मेरा मानना ये था कि आप जितनी भी यूनिट पढ़ पा रहे हो, जैसे 7-8 यूनिट आपने पढ़ ली, जरूरी है कि आपका रिवीजन प्रॉपरली होना चाहिए, नहीं तो पता चला आप 13 यूनिट के चक्कर में पढ़े हो और लास्ट टाइम तक आपने रिवीजन नहीं कर पाया, तो ऐसे से आप सब में कंफ्यूज रहोगे और हर में क्वेश्चन गलत करके आओगे। तो मैंने 8 यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ी थी और उनका बहुत अच्छे से रिवीजन किया था, और जिसमें मुझे लग रहा था बीइंग अ जूलॉजी स्टूडेंट कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, उसे मैंने छोड़ दिया था। ओके, सो ये बहुत आपका स्मार्ट डिसीजन था, बिकॉज देखो बहुत बार क्या होता है, हम पूरे करने के चक्कर में आप कर तो लोगे, बट अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उसको अटेम्प्ट करने का, तो फिर कोई मतलब नहीं उन टॉपिक्स को पढ़ने का। जिसमें आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, जो आपको अच्छे से आता है, उसको आप डेवलप करो प्रॉपरली। जो नहीं आता है थोड़ा सा देख के जाओ, कम से कम अगर आपको लगता है कि इजी क्वेश्चन आ जाए तो वहां से अटेम्प्ट कर पाओ, उतना तो कम से कम आपको समझ के जाना चाहिए, मुझे लगता है। भले आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना लो कुछ पेपर्स में, पर समझ के जाना है आपको सारे टॉपिक्स। So that's great, and please tell me about the Sunday test जो आप लोग के होते थे. So what about that? क्या फायदा होता है उसका? मैम टेस्ट का तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, टेस्ट का, क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और टेस्ट देते हो तभी आपने जो पढ़ा है उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाता है कि हाँ मेरे सही हो रहे हैं, अब मैं लास्ट टाइम पे अच्छा परफॉर्म करूंगा, तो मुझे लगता है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। और आपका स्कोर इम्प्रूवमेंट जर्नी कैसे रहा? पहले टेस्ट में कितना मिला था, याद है आपको नंबर? नहीं मैम मुझे याद तो नहीं है, पर यह पढ़ते पढ़ते और रिवीजन करते करते धीरे धीरे स्कोर्स बहुत अच्छे होते गए थे। ओके, ग्रेट। सो आई थिंक वही एक हमारी बात, एक हम बोलते कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है CSNET के एग्जाम में। यस मैम। आपको पूरे 6 महीने डटे रहना है,
कभी लो नहीं फील करना होता है, तो वो जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत कभी कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है, कभी डर लगता है, वो तो नॉर्मल सी बात है, पर मेहनत करते रहोगे अगर आप, तो बिल्कुल आप कर लोगे। तो मुझे बताओ कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट जितने भी आपने अटेम्प्ट किए हैं, उसमें क्या फायदे हैं, और आपने उसको किस तरीके से उससे आपने हेल्प ली है जो आपको फाइनल एग्जाम में काम आई हो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट? मैम मुझे ये लगता है जैसे आपने जो चीज पढ़ी उसका रिवीजन किया, और जब आप मॉक टेस्ट देते हो तब आपको ये प्रॉपरली पता चल पाता है जो आपने पढ़ा है वो आ किस तरीके से सकता है, उससे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। क्योंकि आप पढ़ तो लेते हो, पर अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो, तो फिर आपको पता नहीं चलता क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, उसे अप्लाई किस तरीके से करना है। तो मॉक टेस्ट देने से जो आपने नॉलेज गेन किया उसे अप्लाई करना आ जाता है। फिर CSIR कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या घुमा फिरा के कर रहा है, वो आप समझ जाते हो। और आई थिंक पार्ट सी में इतने लेंदी क्वेश्चंस होते हैं कि आपकी जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप बिना प्रैक्टिस के तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि एग्जाम में 75 क्वेश्चंस को पढ़ के उसमें से 25 निकालना, सही सॉल्व करना, उसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इजी होता है पार्ट सी को सॉल्व करना। यस मैम, जैसे जी मैम जैसे मेरा मैथ वीक है तो मैंने जनरल एप्टीट्यूड डिवाइड किया था, तो मेरा जो मार्क्स मिला है मुझे पार्ट सी से ही मिला है। मोस्ट ऑफ द मेरे क्वेश्चंस वहां से सही हो गए थे, तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि मॉक टेस्ट देना और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत जरूरी होते हैं। तो जिन बच्चों को डर लगता है कि मैं तो बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मेरे से जनरल एप्टीट्यूड नहीं होगा, फिर भी वो कर सकते हैं आराम से। सो टेल मी कि एक एवरेज अगर स्टूडेंट हम बायोलॉजी के बच्चे बोले तो देखते हो तो हमारा पार्ट है काफी वीक होता है, आई थिंक ये सब रिलेट करेंगे इससे। तो आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते थे पार्ट ए, बी और सी से अप्रोक्सीमेटली? मैम मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि मेरा मैथ और ये सारी चीजें बहुत वीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड में मैंने शायद 3-4 क्वेश्चंस किए थे, और उसके बाद मेरा जो पूरा गेन रहा है मार्क्स का वो पार्ट बी और पार्ट सी से रहा है। तो पार्ट सी से मैंने शायद 22 क्वेश्चंस करके आए थे हम, और पार्ट बी में भी मेरा काफी सही हो गया था, जिस वजह से मेरा 99 परसेंटाइल बना था। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि पार्ट बी थोड़ा सा टफ जाता है हमको कभी कभी, अगर क्वेश्चन हमारे हिसाब से ना आए तो पार्ट सी में से काफी आसान होता है 25 क्वेश्चन निकाल लेना। पार्ट ए में हमेशा बच्चों को ये बोलते हैं कि नेगेटिव में मत जाना, आते हैं 2, 3, 4 आते हैं, और आई थिंक 20 में से कम 5-6 ऐसे होते हैं जो बिना फॉर्मूला के आपसे सॉल्व हो जाएंगे। इजी नंबर सीरीज फॉर्मेशन होता है, ब्लड रिलेशन आ जाएगा, कुछ काउंटिंग कर लो, तो कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं। तो बहुत बार ना डर से बच्चा वो पेपर देखता ही नहीं है, उनको लगता है यार पार्ट में बहुत टाइम देंगे हम लोग तो पार्ट ए का टाइम बच जाएगा, वो देखते ही नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, पार्ट ए में कुछ क्वेश्चन तो मिल जाते हैं, सो क्या करना चाहिए पार्ट ए के बारे में? यस मैम, पार्ट ए में कुछ क्वेश्चंस तो मिल ही जाते हैं, जैसे मुझे ब्लड रिलेशनशिप से और नंबर सीरीज से क्वेश्चंस मिल गए थे, और वो मेरे सही भी हो गए थे। तो पार्ट ए से मुझे नहीं लगता डरना चाहिए, अगर आप अपने पोर्शन अच्छे से पढ़ और रिवीजन कर ले रहे हो तो आपका JRF वैसे भी हो जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और एग्जाम में आप ना कितना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लाइक आपको पार्ट सी को कितना टाइम लगता है, पार्ट ए को कितना टाइम लगता है? मैम पार्ट ए में क्या आप पूछ रही हैं, आप फिर से पूछ लीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपको अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगता है हर एक पार्ट में, ए, बी और सी सॉल्व करते वक्त? मैम पार्ट ए में तो मैंने टाइम नहीं दिया था, क्योंकि मैंने ज्यादा क्वेश्चन वहां से किए ही नहीं थे। मुझे ज्यादा टाइम पार्ट सी में लगा, क्योंकि क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं, और तब जाके आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने रहते हैं। पार्ट बी तो मेमोरी बेस्ड रहता है, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए रहते हैं, आपको आने हैं तभी आपको करने हैं, नहीं तो आपसे नहीं होने वाला है। नेगेटिव में नहीं जाना वहां से भी। यस मैम, निगेटिव मार्किंग में नहीं जाना। और उसके बाद सबसे अच्छे से पढ़ना आपको पार्ट सी के क्वेश्चंस रहते हैं, ताकि वहां से आपके काफी सही हो सकते हैं अगर आपने ध्यान दे दिया है तो। यस, और आई थिंक पार्ट सी ऐसे कि आपको नहीं भी आता हो तो भी बहुत बार क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं सारी चीजें वहीं दी होती है, तो आप उसी को पढ़ के एनालाइज करके आपको सॉल्व करना हो तो आप कर लेते हो। और एग्जाम में आपका क्या सीक्वेंस होता था सॉल्व करने का? आप ABC सॉल्व करते थे या पहले सी से स्टार्ट करते थे? आपकी स्ट्रेटेजी क्या? नहीं मैम, ABC से ही मैंने स्टार्ट किया है। मैंने पहले जनरल एप्टीट्यूड देख के जितना मुझे आ रहा था मैंने उसे करके साइड में कर दिया, क्योंकि मुझे पता था पार्ट सी में मुझे टाइम लगने वाला है और मैं वहीं ज्यादा टाइम दूंगी और मेरे मार्क्स भी वहीं से बनेंगे। मैंने उसी हिसाब से सॉल्व किया। फिर मैंने पार्ट बी किया, मेमोरी बेस्ड, जो मुझे आ रहे थे मैंने उसे डायरेक्ट किया माइनस मार्किंग को अवॉइड करते हुए। फिर मैंने पार्ट से ध्यान से पढ़ के ज्यादा टाइम देके किया है और मेरे ज्यादा मार्क्स वहीं से बने हैं।
ये और मेरे बहुत पार्ट बी और सी दोनों में 99 परसेंटाइल इसीलिए बन पाए हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये सीक्वेंस फॉलो किया, बिकॉज ये मुझे ये लगता है ना कि अगर आप पार्ट सी से स्टार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, कम से कम हो सकता है आपने 2-2.5 घंटा वहां दिया हो, फिर आपको स्ट्रेस आता है कि यार आधा घंटा बचा है और पार्ट बी पूरा ए बचा हुआ है। तो मेरे हिसाब से पहले ए और बी पार्ट को कर लो जल्दी, बिकॉज उसमें क्या है, पढ़ना है, आता है मार्क करो, नहीं आता स्किप करो, सोचने को टाइम नहीं है उसको में वेस्ट करना। यस मैम। पार्ट सी में शायद नहीं भी आता हो, अगर क्वेश्चंस नहीं मिल रहे तो अपने मार्क पर रिव्यू करके रख दो, वापस से और ट्राई करो, वो बन जाते हैं आपके आसानी से। यस मैम। तो ये बहुत सही तरीका है आपका कि ए बी और सी सॉल्व करने का। ए को छोड़ना बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेम्बर। आराम से कम 8-10 मार्क तो आप निकाल सकते हो वहां से, और ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि Yes, मोनिका ma'am. मैं खुद सुनती हूँ बच्चों से 0.5 से लोगों के जीआरएफ जाते हैं, एलएस चला जाता यस मैम, ऐसा हुआ है मेरे फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो आई थिंक वो आपको बताएंगे उनका दर्द जो होता है, जो बोलते हैं मैम एक हमने नहीं किया होता ना सॉल्व तो शायद हमारा जीआरएफ आ जाता है, एक नेगेटिव के चक्कर में 0.5 गया उनका और उनका रिजल्ट नहीं आता है। सो बच्चों ध्यान रखो, पार्ट ए को स्किप मत करना, ट्राई करो। मैं नहीं बोलूंगी कि पूरे 15 क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, बट आई थिंक आपको 5-6 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे जो बिना किसी फॉर्मूला के आप उसको काफी आसानी से सॉल्व कर लोगे। So that's great. And one more thing, मोनिका, कि इस अभी बच्चे अभी देखा जाए तो आजकल का जो थोड़ा लाइफस्टाइल है उसमें हम लोग बहुत रील्स देखते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग एक्टिव रहते हैं, तो ये बहुत बार एक डिस्ट्रैक्शन की तरह काम करता है हमारी स्टडीज में। सो व्हाट डू यू थिंक कि इसको अवॉइड कैसे किया जाए, आपने कैसे हैंडल किया था इस सिचुएशन को? मैम, इस बारे में मेरा मानना ये है कि अगर आपको चाहिए कि हमें चीजें अचीव ही करनी है, तो उसके बाद आपको मतलब पूरा माइंडसेट अपना बना लेना है कि मुझे ये चीज चाहिए और इतने टाइम में ही चाहिए। नहीं तो बराबर ऐसे गलतियां अगर हम करेंगे, ज्यादा टाइम सोशल मीडिया को देंगे, तो उतना ही टाइम लगेगा हमें अपना गोल अचीव करने में। तो अगर आपका माइंडसेट क्लियर है, आपने सोच लिया है कि आपको चीजें इतनी टाइम में अचीव करनी है, तो यही एक तरीका होता है चीजें अवॉइड करने का। नहीं तो वो डिस्ट्रैक्शन आते रहते हैं, आप फोन हाथ में लोगे पढ़ने के लिए और आपका ऐप ओपन हो जाएगा तो फिर वो चलता ही रहेगा। पर अगर आप ऐप ओपन करो, आपके माइंड में तुरंत आ जा रहा है कि मैं इसे चला रहा हूँ और मेरा वहां का टाइम जा रहा है और मेरे से मेरा गोल उतना ही दूर हो रहा है, तो मुझे लगता है चीजें अवॉइड की जा सकती हैं। तो आई थिंक आपका सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए बच्चों, आपको खुद को एहसास होना चाहिए कि टाइम वेस्ट हो रहा है, और ये तभी आप में डेवलप होगा जब आप में वो भूख रहेगी कि सिलेक्शन तो मुझे कराना ही है। हमेशा ही सोचो कि पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है, दोबारा सब नहीं पढ़ना है 6 महीने के लिए, एक बार अच्छी से पढ़ो, दोबारा नहीं पढ़ना उस चीज को, बिकॉज इतना सारा पढ़ना होता है, ये बहुत बड़ा दिक्कत है। सो जस्ट हैव दैट थिंग इन योर माइंड कि एक बार पढ़ना है, पूरा पढ़ेंगे, फिर तो आपको यूज करना है। इंस्टाग्राम कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, वो हमारा वहीं ओके, सो दैट्स बहुत मजा आया आपसे बात करके मोनिका। सो प्लीज टेल मी हु यू डेडिकेट दिस सक्सेस टू, आपके साथ में कौन कौन हमेशा रहा है इस प्रिपरेशन की जर्नी में? मैम, मेरे साथ तो मेरी मदर ने मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है इस चीज के लिए, और मेरे टीचर्स रहे हैं जो मुझे शुरू से मोटिवेट करते रहे हैं कि तुम्हें मतलब ये सारी चीजें अचीव करनी है। तो मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट अपनी मम्मी को देना चाहूंगी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। और उसके बाद मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को देना चाहूंगी ये क्रेडिट, जिसने जब भी मुझे डिस्ट्रैक्शन फील हुआ, जब भी मैंने लो फील किया और मुझे लगा मेरे से नहीं हो पाएगा ये चीज, उसने हमेशा मुझे बोला है कि तुमसे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है सारी चीजें। और बाकी फिर मैम, टीचर्स जो हैं आईएफएस के, वो इतने सपोर्टिव होते हैं, वो इतने अच्छे से बोलते हैं और बताते हैं कि आप एवरेज स्टूडेंट हो तब भी आपका हो जाना है, और हमेशा आपके प्लेटफॉर्म पे मोटिवेशनल वीडियो आते रहते, तो सारी चीजों ने बहुत हेल्प की है। तो यस, और ये हम हमेशा बोलते हैं कि जो मिड के स्टूडेंट्स होते हैं उनका डेफिनेटली जेआरएफ निकलता है। जो बहुत टॉप में होते हैं, बहुत बार होता यह है कि लर्निंग प्रोसेस वाले जो बच्चे होते हैं उनका जेआरएफ कभी नहीं निकलता है। जिन लोगों को, जिनमें स्किल्स होती है कि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वगैरह होनी चाहिए आपकी टू क्वालिफाई दीज एग्जाम्स, तो बहुत सही कही आपने कि यस, जो एक एवरेज जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, जो मेहनत करने को तैयार है, उनका भी निकल जाएगा। बस आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। तो बहुत अच्छा लगा मोनिका आपसे बात करके। कोई लास्ट मैसेज आपका जो आप देना चाहते हो टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आपका इंटरव्यू देखेंगे, उनको बहुत कुछ सीखने मिलेगा यहाँ से, कोई मैसेज उनके लिए आपकी तरफ से? मैम, मेरा लास्ट मैसेज यही है कि कंसिस्टेंसी आप मेंटेन किए रहें, बहुत अदर रिसोर्सेज के चक्कर में ना पड़े। आईएफएस पे सारी चीजें एक ही जगह प्रोवाइड हैं,
अगर आप अलग अलग रिसोर्सेज के चक्कर में पढ़ोगे तो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। आपको एक ही जगह से सारी स्टैंडर्ड और सारी जरूरी चीजें मिल रही हैं, आप उसे पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। सो थैंक यू सो मच डियर फॉर ज्वाइनिंग एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई थिंक हमारे सारे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने मिला है। बच्चों ध्यान रखो, जूलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट है, आपकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस क्या है वो आपको पता है। आप जरूर इनसे मोनिका से टिप्स ले सकते हो कि भाई एनिमल फिजियोलॉजी आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, प्लांट शायद डिफिकल्ट जाए। अगर आपने कभी पढ़ा होगा बॉटनी वगैरह बीएससी में तो शायद आपके लिए वो भी इजी हो जाएगा। तो आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस आपको पहचाननी है, और अगर आपको खुद को क्लियर है कि आपकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस का, तो आपको ये हेल्प करेगा टू टेक द डिसीजन कि भाई आपको कौन से यूनिट्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है। डोंट गो बिहाइंड कि भाई पूरे 13 यूनिट करेंगे हम। स्मार्ट वर्क करो, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, नंबर लाने हैं, वो कहाँ से लाना है ये आपको सीखने की जरूरत है, एंड डेफिनेटली आप सब क्वालिफाई कर लोगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एनीथिंग यू वांट टू शेयर? मैम मैंने जो बताया बस वही शेयर करने के लिए मेरे पास है। ठीक, चलिए फिर। सो सी ऑल स्टूडेंट्स वेरी सून एंड ऑल द बेस्ट मोनिका फॉर योर फ्यूचर। जो भी आपने अचीव, थैंक यू वेरी मच मैम। आई होप आपके जो भी आगे के सारे ड्रीम्स है वो बहुत जल्दी फुलफिल हो जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम एंड अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू and to all the aspirants out there. Keep watching and I'll meet you all soon with some new sessions. और आपके कोई भी queries है about any preparation, about anything, so do post in the comment box. See you all very soon. Have a great day and a very happy learning.